हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर 16 फरवरी को आप भी हिंदी का पेपर देने वाले हो तो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे चैनल पे आप लोगों को सबको मालूम है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि 70 में इस बार पूरा 70 में 70 नंबर दिला के रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों का। और हर एक बच्चे का मैं आप लोगों को 100 में 100 की अगर हम बात करें, कम से कम अगर 90 और नहीं तो 95 नंबर, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को आने वाले हैं। बस आप रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन को आप करिए। देखिए, 100% यही आएगा, मैं लिखा हूँ, ठीक है, गारंटी है मेरी। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न ये है कि गुनाहों के जो देवता हैं उपन्यास के लेखक हैं। देखो, गुनाहों के देवता ये जो है ना, एक उपन्यास है। और इस उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है कि कौन इस उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि अज्ञेय हैं, कि इलाचंद्र जोशी जी हैं। अब आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। तो देखो, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो है वो है आपके धर्मवीर भारती। और ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ट्रिक लगा लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और किसी भी तरह आप इस प्रश्न को याद कर लेना है। चलिए, अगर क्वेश्चन दूसरे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दूसरा देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है कि कलम का सिपाही, देखो क्या है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। वृंदावन लाल वर्मा जी, की अमृत राय, कि प्रेमचंद्र जी, की इनमें से कोई नहीं। बताइए, कलम का सिपाही की रचना किसने की। और यह जो प्रश्न है बहुत पॉपुलर है और सिंपल भी है, क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दोगे। और कलम के सिपाही के जो रचना है वो किसने की है, तो अमृत राय ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे क्वेश्चंस। चलिए, बढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना किसी भी कीमत पे। बात करें तीसरे क्वेश्चन, अजात शत्रु। देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। संस्मरण विधा की है, कि रेखा चित्र, कि नाटक की कहानी। ठीक है, बताइए क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु। चलिए, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा ये कृति है, किसकी है। राहुल संकृत्यान की है, कि जयशंकर प्रसाद जी की है, कि जैनेन्द्र की है, कि अज्ञेय की है। देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है मेरे प्यारे बच्चों, वो राहुल संकृत्यान की है। और ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चौथा भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि चिंतामणि जो ये निबंध है, और कह रहा है कि निबंध संग्रह किसका है। रामचंद्र शुक्ल जी का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल है, कि जैनेन्द्र है। अब आपको बताना पड़ेगा इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कि गबन। देखो, ये गबन जो है ना, एक उपन्यास है। और पूछ रहा है कि ये उपन्यास जो गबन है वो किसकी है, प्रेमचंद्र जी के है, कि प्रसाद जी की है, कि निराला जी की है, कि अज्ञेय की है। तो देखो, गबन उपन्यास है किनकी, तो ऑप्शन ए, किनकी, प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर उनका बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, चलिए, जो लोग नहीं याद है वो लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप 16 फरवरी को एग्जाम देने जाओगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन 6 हो गया। 7 देखो क्या है, क्वेश्चन 7 है कि तितली। देखो क्या है, तितली उपन्यास है किसकी। तो मेरे प्यार बच्चों, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, कि प्रेमचंद्र जी की, कि जैनेन्द्र की, यशपाल। ठीक है, तो देखो मेरे प्यार बच्चों, तितली उपन्यास है ना, वो है ऑप्शन नंबर 1 इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 8वां देख लो। और प्रश्न नंबर 8वां की अगर हम बात करें तो अच्छा प्रश्न है, कि बर्फ की गुड़िया। देखो क्या है, कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी, की रामधारी सिंह दिनकर जी, की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखो चार ऑप्शन है ना। देखो, बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो है जयप्रकाश भारती जी। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। और अगर ये बात करें 2022 में, तो 2022 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोगों को क्लियर कर रखना है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 हो गया ना, प्रश्न नंबर 9। देखो, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, ठलुआ क्लब निबंध की रचना का। देखो ऐसे से है ना ये क्वेश्चन, कि लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो देखो, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, गुलाब राय जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि सरदार पूर्ण सिंह हैं, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आपको
आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट करना कि ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है, तो वह है आपके गुलाब राय जी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 10वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 10वां प्रश्न यह है कि मेरी अपनी आत्मकथा, देखो क्या है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, ठीक है, रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की आपकी कहानी, ठीक है। तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका आत्मकथा विधा की। ऐसे दिख भी रहा आप लोगों को क्वेश्चन में कि मेरी अपनी आत्मकथा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर छिपा हुआ है कि आत्मकथा बोल दिया, 100% आत्मकथा विधा की ही रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को याद कर पाओगे। चलो आगे अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 11वां देख लो। प्रश्न नंबर 11वां यह है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, देखो अच्छा प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है किनको, राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को। देखो एकांकी जो सम्राट है मेरे प्यारे बच्चों किनको कहा जाता है, तो वो है आपके राम कुमार वर्मा जी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर जितने बच्चे मुझसे पहले ही आप लोगों को आंसर ये बता दिए हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, कि नीड का निर्माण, देखो ये भी प्रश्न अच्छा है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि पांडे बेचन उग्र, पार्डन जो पूरा नाम उनका है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इनमें से कोई नहीं। देखो अच्छा प्रश्न है कि नीट का निर्माण किसकी रचना है, अगर हम बात करें तो आपका हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। तो 12 का ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते चलेंगे, जिनका क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करो, ठीक है, समय बिल्कुल कम है। और ये कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उसको 1 2 3 दिन में आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 हो गया ना, क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों की, त्याग पत्र, देखो अच्छा प्रश्न है। त्याग पत्र के जो लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार है, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी है, कि जयशंकर प्रसाद जी है, कि अमृत लाल नागर जी है, बताना है आप लोगों को। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है यह। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है आपके जैनेन्द्र कुमार, और ये अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को आता नहीं है, ठीक है। त्याग पत्र के लेखक, अब ये 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, समझ लीजिए, इतना अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को ये प्रश्न नहीं आता। चलो ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है भाई, इसको तो बता ही देना चाहिए आप लोगों को कि आंसू के रचनाकार कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छा प्रश्न है कि आंसू के रचनाकार कौन है, तो सिंपल आप जवाब दोगे कि जयशंकर प्रसाद जी। मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बता देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 14 हो गया, 15वां देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 जो मेरे प्यारों बच्चों यह है कि प्रयोगवादी जो कवि हैं इनमें से कौन है, देखिए पूछता है प्रयोगवादी कवि कौन है, महादेवी वर्मा, कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि निराला जी हैं, कि गिरिजा कुमार माथुर हैं। अब आपको बताना है कि प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है। और हम बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरजा कुमार माथुर। बहुत लोगों को आंसर नहीं मालूम रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन अब याद कर लेना क्योंकि पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर, कि तुलसीदास हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें रचयिता कौन है, तो वह है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 16 का बी, ठीक है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लेना। बहुत लोगों को याद होगा, 90% बच्चों को जो ये प्रश्न है ना याद होगा, 10% ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा 10% वाले जो बच्चे हैं कि ये भी प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, ये तो सिंपल है भाई, बहुत लोग पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। मित्रता से आपके गद्यांश भी आते हैं, बहुत मोस्ट देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि विदा निवास मिश्र, की कुबेर नाथ, की गुलाब राय। अब मुझसे पहले आप आंसर आप लोगों को बता देना क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न यह है कि मेरी यूरोप यात्रा, देखो अच्छा प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, की कहानी, के निबंध, की रिपोर्टाज। देखो अच्छा प्रश्न है कि मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यात्रा वृत्त विधा की। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, देखिए मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा पे तो 100% यात्रा वृत्त ही होगा, ठीक है। चलिए
देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है। मैं बात करता हूँ इसका कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ये नाटक है आप लोगों का ध्रुव स्वामिनी, और पूछ रहा है कि रचनाकार कौन है। मोहन राकेश हैं कि जयशंकर प्रसाद जी, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, कि उपेंद्र नाथ अस्क है। ठीक है, तो देखो इसके ध्रुव स्वामिनी नाटक रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो अगला जो क्वेश्चन आप बताने वाले हैं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्रश्न आप लोगों के 100% में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस उस प्रश्न को, अब जो मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ उन प्रश्नों को ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं आप लोगों को। पहला मेन पॉइंट आप लोगों का सबसे पहले बनेगा कालावधि से। ठीक है, कालावधि से 100% प्रश्न बनना, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों की कालावधि से बनेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। जैसे बोला यहाँ पे कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है। देखो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, ये जो आप लोगों का यह डेट है, इस डेट को हम लोग किस युग कहते हैं, शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, दूसरा अगर युग की हम बात करें तो आता है शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग जो है वो 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक चलता है। 1929 से लेकर 1980, ये दोनों आप लोगों को याद होने ही चाहिए। एक तो 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग, अब 1938 से स्टार्ट होगा और 1980 तक चलेगा आप लोगों का शुक्लोत्तर युग। ये दोनों आप लोगों अटैचमेंट करके ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो यहाँ से अभी स्टार्ट होगा आपका रीतिकाल। अभी रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों मर्ज करके याद कर लेना। जैसे रीतिकाल, रीतिकाल की काल मानी जाती है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, और 1843 ईस्वी से जस्ट स्टार्ट होती है और आज तक जो भी कालावधि चली आ रही है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल की कालावधि। तो रीतिकाल की कालावधि कितनी है, 1643 ईस्वी से 1843, और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 1843 से आज तक। ठीक है, तो देखो 4 हमने यहाँ पे कालावधि के बारे में बात किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अगला दोनों मर्ज कर लेना इसको, एक प्रगतिवादी युग को, एक प्रयोगवादी युग को। देखो प्रगतिवादी युग का जो डेट है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है, और वही 1943 से स्टार्ट हो जाता है और 1953 ईस्वी तक जाता है आप लोगों का प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो ये दोनों युग आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखो हर एक दोनों अटैचमेंट है, इसका एक पेयर बन गया, इसका दूसरा पेयर, इसका तीसरा, तो 3 क्वेश्चन बस मात्र याद करना है और यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके बाद एक अलग बच जाता है आप लोगों का, एक द्विवेदी युग पूछता है। तो द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। तो लगभग देखो मात्र 3 क्वेश्चन याद कर लोगे तो उससे आपके 6 और एक 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इस मात्र 7 क्वेश्चन से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है मात्र इस 7 प्रश्न से। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारे बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो और एग्जैक्ट पढ़ो कि वही आने वाला है। ये नहीं कि फालतू की बहुत सारी चीजें पढ़े एग्जाम में आए ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आपको इतना कोई नोट्स दे देगा कहेगा याद करो, जितना याद कर पाओगे नहीं, कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो, एक नंबर आप लोगों को इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, 7 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया, और यहाँ से 2-3 प्रश्न बना तो अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात आगे करें, अब यहाँ तो स्टार्ट होगा विशेषताएं या प्रवृत्तियां से। देखो 2 या 3 नंबर की विशेषता या प्रवृत्तियां भी आएगा, कम से कम 2 या 3 नंबर, 3 नंबर मान के चलो विशेषता से लेकर। देखो विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही चीज है। कभी कभी आपको विशेषता पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रवृत्तियां पूछ लेगा, तब घबराना नहीं आपको। आप समझ जाना कि विशेषता और प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होती है। अब कौन कौन से याद करना है, देखो पहला मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप लोगों का है पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो देखो एक विशेषता तो इसकी ये है कि इस युग का जो साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। ठीक है, और दूसरा है कि इस युग का जो गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाहपूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो यह 2 विशेषताएं आपके शुक्लोत्तर के साहित्य की 2 विशेषताएं हैं। तो दोनों आप लोगों की, ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं विशेषता आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से विशेषता आप लोगों को पूछा जाएगा और कौन से विशेषता को आपको याद करके जाना। एक तो पहला हमने बता दिया, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से दूसरा आपका होगा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषता पूछा है तो सिंपल आप जवाब दोगे, एक तो लिखोगे श्रृंगार रस की प्रधानता, और एक लिखोगे कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, ये रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को रीतिकाल का मालूम चल गया। दूसरा आ गया यहाँ पे आधुनिक काल।
आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो, आधुनिक काल की जो विशेषता है, एक होती है आपका जीवन के यथार्थ की प्रधानता, याद कर लो अभी। और दूसरी होती है बौद्धिकता की प्रधानता। इसको अभी लिख लो और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आधुनिक काल भी हो गया, यहाँ पे रीति काल भी हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आएगा आपका प्रयोगवाद की विशेषता। देखो, प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी होती है? एक होता है आपका घोर वैविकता और एक होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही देगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में दोनों देता है, कभी कभी एक भी दे देता है। तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक देगा, तो आसानी से आप कर डालोगे। ठीक है, और कभी कभी चार ऑप्शन में दोनों दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी आप जवाब दे पाओगे। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रयोगवाद भी हो गया आप लोगों का। प्रयोगवाद हो गया, तो अब प्रगतिवादी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे प्रगतिवादी युग की विशेषता कौन कौन सी होती है। देखो, प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है, एक तो पहला आपको हो गया मानवतावादी प्रवृत्तियां, और दूसरा हो गया विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, ये जो दोनों विशेषता आपको दिखाई दे रही है किसकी है, तो प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 110% बनेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है हमारे यहाँ से। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, क्षयवाद युग की विशेषता। ठीक है, कि क्षयवाद युग की विशेषता पूछता है तो सिंपल है इसका, एक तो आपका श्रृंगार एवं प्रेम वेदना, और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। याद भी होगा, बहुत सिंपल सिंपल है इसका। ठीक है, अगर सोते समय भी आप 10 मिनट 5 मिनट इसको देखकर सो जाते हो तो ये सारी चीज रिवाइज रहेंगी आपको। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, जैसे ही चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है इन प्रश्नों को। ठीक है, तो क्षयवाद युग की विशेषता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो, एक यहाँ से इसको हटाते हैं, और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नई कविता की पूछता है, तो मैं आप लोगों को नई कविता का बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो, नई कविता की प्रमुख जो विशेषता है कौन सी है, तो वो है आपका बौद्धिकता की प्रधानता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका बौद्धिकता की प्रधानता। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, अगला जो प्रश्न बनने वाला है, ये तो आप लोगों को लिखित बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से रचना से। अब जो मैं रचना बताने वाला हूँ, पूरे किताब का इंपॉर्टेंट रचना में लेकर आया हूँ। ठीक है, लेखक और रचनाएं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, परीक्षा गुरु। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो रचना है वो किसकी है, तो श्रीनिवास दास की है। आप लोग जो जो बता रहा हूँ उसको मेन मेन है, आप लोग याद कर लो, ज्यादा नहीं है, मात्र 20 होंगे, अधिक से अधिक 20 होंगे, बस वो याद कर लोगे। इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को। किताब में तो आप लोगों को बहुत दिया, 150 दिया है, 200 दिया है, तो 200 याद करोगे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि कम याद करोगे और वही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और आराम से आप नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। तो देखिए, वो आपका श्रीनिवास हो गया परीक्षा गुरु। दूसरा है आपका यहाँ पे साहित्य लोचन रचना के जो लेखक हुए हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, और तीसरा है ठलुआ क्लब के रचनाकार जो है वो लेखक है गुलाब राय। सेवा सदन के जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अतीत के चलचित्र, इसके जो लेखक है वो है आपके महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगला अगर हम बात करें तो देखो, एक आता है साहित्योलोकन। ये जो लेखक हैं, ये आपका रचना है। इस रचना के जो लेखक हैं वो है विनय मोहन जी। ठीक है, ये तो 2022 में बहुत बार पूछा, ये जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, और बहुत साल पहले से लगातार पूछे आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से याद कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो जो अगला आप लोगों का रचना है वो है सूरज का 7वां घोड़ा, और इसके जो लेखक हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, धर्मवीर भारती जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आप बात करें तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला नोट करो, लहरों के राजहंस, और लहरों के राजहंस जो है वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश है। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर। अगला देखो, कलम की सिपाही, ये तो बहुत नॉर्मल है और पॉपुलर भी प्रश्न है, याद भी होगा आप लोगों के। कलम की सिपाही के जो लेखक है वो कौन है, अमृत राय हैं। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट किया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, अब ज्यादा नहीं है, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि आत्मकथा, और आत्मकथा के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। आत्मकथा के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और है आपका त्याग पत्र के जो लेखक है वो है ज्ञानेंद्र कुमार जी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को ध्यान में बिल्कुल आप लोगों को रखना है। क्या है, जैसे देखो, राहुल संकृत्यायन, ये जो लेखक हैं, इनके 2 रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मेरी तिब्बत यात्रा,
ठीक है, और एक है आपका मेरी यूरोप यात्रा। ये दोनों इनकी रचना आपको याद होना चाहिए, राहुल संकृत्यायन की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला आता है रामचंद्र शुक्ल। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपकी चिंतामणि और दूसरा आपका रस मीमांसा। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में 100% आप लोगों के आएंगे, बस आप लोगों को टिक करना होगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के दो यहाँ पे रचना है, एक तो चिंतामणि और दूसरा रस मीमांसा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो एकदम आप लोग आईएमपी लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लगा लो इनकी रचनाओं को। जैसे देखो तितली हुआ, कंकाल हुआ, कामायनी हुआ, अजात शत्रु हुआ और एक भूत। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, टोटल 5 रचना दिखाई दे रहा है, ये पांचों इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से तो प्रश्न आना अनिवार्य है, 100% आना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए। इन पांचों के लेखक एक ही हैं, कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, याद कर लोगे ना, भूलना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। आगे अगर हम बात करें तो अगला है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनके दो रचना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है मेरी आत्मकथा और दूसरा है आपका शिक्षा और संस्कृति। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि आप लोगों को याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेगा, इससे बाहर अब लोगों के नहीं जाएगा, लेखक एवं रचना में भी। और वहां पे हमने जो कालावधि की बात किया है और यहाँ पे प्रवृत्तियां और विशेषता की बात किया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मात्र इसी वीडियो को आपको लगता है 4 3 7 10 11 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 10 11 नंबर मात्र इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर होगा। बस आप लोग अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं पूरा का पूरा वादा करता हूँ 70 में 70 नहीं पूरा करा दूंगा, बिल्कुल पूरा करा दूंगा। बस आप लोगों को भी याद करके जाने होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।